दस्तावेज कहते हैं कि शुरुआत 1290 में हुई। गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था कयूमर्स, कमजोर सा, उसको हटाकर जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे। जी, और इस पर भी थोड़ी बात होती है कि ये खिलजी असल में थे कौन, तुर्क या अफगान? हाँ, मैंने भी पढ़ा ये। क्या कहते हैं दस्तावेज? ज्यादातर दस्तावेज यही मानते हैं कि थे तो वो तुर्क ही, पर क्या हुआ कि काफी लंबे समय तक वो अफगानिस्तान वाले इलाके में रहे, तो वहां के तौर तरीके, रहन सहन, वो सब उन्होंने अपना लिए थे। इसलिए कुछ लोग अफगान समझने लगते हैं। अच्छा, ये बात है। तो जलालुद्दीन खिलजी 70 साल की उम्र में सुल्तान बने। काफी ज्यादा उम्र थी उस जमाने के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने आते ही जो बलबन की सख्त नीति थी ना, लॉ एवं रक्त वाली, हाँ, वो बड़ी मशहूर है। उसको पलट दिया। उन्होंने नरमी अपनाई, माफी देने की नीति अपनाई। ये काफी अलग था। लेकिन ये नरमी टिक नहीं पाई शायद, क्योंकि फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल, यही कहानी एकदम पलट जाती है। जलालुद्दीन का अपना भतीजा भी था, दामाद भी, अलाउद्दीन खिलजी। उसने 1296 में देवगिरी मतलब दक्षिण में एक बड़ी कामयाब लूट की, और जैसे ही वापस लौटा अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन का कत्ल करवा दिया। जी, और खुद गद्दी पर बैठ गया। सत्ता के लिए ये तो होता आया है। सही बात है। तो यहाँ से शुरू होता है अलाउद्दीन का दौर। 1296 से 1316 तक खिलजी वंश का सबसे ताकतवर सुल्तान, है ना? निश्चित रूप से। और उसका साम्राज्य भी काफी फैला। दस्तावेज में नक्शा भी है, देखा होगा आपने। हाँ, देखा मैंने, काफी बड़ा इलाका है। उत्तर भारत में तो रणथंभौर जीता, और खासतौर पर चित्तौड़ की जीत 1303 में, वो बहुत अहम मानी जाती है। चित्तौड़, हाँ, वो पद्मावत वाली कहानी, मलिक मोहम्मद जायजी की। हाँ, वही, जिसमें रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन के हमले की बात है, और राजपूत औरतों के जौहर का भी जिक्र है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी शायद पूरी तरह सच ना हो। देखिए, वो एक साहित्यिक रचना है, उसमें ऐतिहासिक तथ्य कितने हैं इस पर बहस है, पर वो कहानी मशहूर बहुत हुई। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद भी रख दिया था, अपने बेटे के नाम पर। अच्छा, और फिर दक्षिण भारत की तरफ उसके अभियान, मलिक काफूर के नेतृत्व में। हाँ, मलिक काफूर उसका बहुत काबिल सेनापति था। उसने देवगिरी के यादवों को फिर से हराया, वारंगल के काकतीय राजा को हराया। कहते हैं कोहिनूर हीरा की वहीं से मिला था। अरे वाह, कोहिनूर! और फिर वो सेना और दक्षिण में गई, पांड्य राज्य तक। ये पहली बार था कि दिल्ली की कोई तुर्क सेना इतनी दूर दक्षिण तक पहुंची थी। एक बड़ी कामयाबी थी ये। जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य, इतनी लड़ाइयां, खर्चा तो बहुत हुआ होगा। शायद इसीलिए उसे प्रशासन और अर्थव्यवस्था में बदलाव करने पड़े। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर अलाउद्दीन के जो प्रशासनिक और आर्थिक सुधार हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना रखी, परमानेंट आर्मी, और सल्तनत में पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। नकद वेतन, जागीर के जगह, ये तो बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। इससे सेना सीधे सुल्तान के कंट्रोल में आ गई, वफादार हो गई, अमीरों पर निर्भरता कम हुई। और सेना पर नियंत्रण कैसे रखा? इतनी बड़ी सेना थी। उसके लिए भी तरीके अपनाए। एक तो घोड़ों पर शाही निशान लगवाने की प्रथा शुरू की, जिसे दाग कहते थे। अच्छा, ब्रांडिंग टाइप। हाँ, ताकि कोई घटिया घोड़ा ना बदल दे या एक ही घोड़े को 2 बार ना गिनवा दे। दूसरा, हर सैनिक का पूरा हुलिया लिखवाना शुरू किया। हुलिया मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन, कद, काठी, निशान वगैरह। जी हाँ, ताकि फर्जी सैनिक भर्ती ना हो सके। ये सब सेना को मुनज़्ज़म मतलब डिसिप्लिन्ड और एफिशिएंट बनाने के लिए था। और फिर वो उसकी मशहूर बाजार नियंत्रण नीति, बाजार कंट्रोल। दस्तावेज कहते हैं कि ये इसलिए था ताकि सैनिकों को कम वेतन में भी जरूरी चीजें मिल सकें। हाँ, मुख्य उद्देश्य तो यही बताया जाता है। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम था। उसने रोजमर्रा की लगभग हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी। अनाज, कपड़ा, यहाँ तक कि गुलाम, मवेशी, सबके दाम फिक्स। दाम फिक्स? पर व्यापारी मानते थे? मानना पड़ता था। बाकायदा सरकारी विभाग बनाया, दीवाने रियासत। व्यापारियों को रजिस्टर होना पड़ता था, लाइसेंस लेना होता था। बाजारों की निगरानी के लिए अफसर थे, शहनाए मंडी, और नियम तोड़ने पर सजा बहुत सख्त थी। कम तौलने पर उतना ही मांस काट लेने तक की सजा का जिक्र मिलता है। बाप रे, बहुत सख्त। सरकारी अनाज के गोदाम भी बनवाए, शहनगान, ताकि अगर कभी कमी हो या कीमतें बढ़ें तो सरकार खुद सस्ता अनाज बेच सके। पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इकोनॉमी पर। क्या ये कामयाब रहा था?
देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि कम से कम दिल्ली और आसपास के इलाकों में कीमतें काबू में रहीं। इससे सैनिकों का गुजारा सस्ते में हो गया। लेकिन क्या ये इतने बड़े साम्राज्य में हर जगह इतनी ही सख्ती से लागू हो पाया? इस पर थोड़ी बहस है इतिहासकारों में। और जमीन के लगान वगैरह में भी कुछ किया उसने? हाँ, उसने जमीन की पैमाइश करवाई, मतलब नापाई करवाई, जिसे मसाहत कहते हैं, और उसके आधार पर लगान तय किया। लगान काफी ज्यादा था, उपज का आधा हिस्सा तक, जिसे खराज कहते थे। गैर मुसलमानों पर जजिया कर भी था, और बहुत से अमीरों, उलमाओं की जो जागीरें थीं, वो छीनकर सीधे सरकारी जमीन बना दी, जिसे खालसा भूमि कहते हैं। इससे सुल्तान की आमदनी बहुत बढ़ गई। यानी अमीरों की ताकत भी कम की उसने। बिल्कुल। उनकी महफिलों पर, शराब पर, आपस में शादियां करने पर भी रोक लगा दी थी। डर था कि कहीं वो मिलकर साजिश न कर दें। और जासूसी का सिस्टम भी मजबूत किया होगा? हाँ, एक बहुत तगड़ा खुफिया नेटवर्क बनाया था। हर तरफ की खबर सुल्तान तक पहुंचती थी। अच्छा, उसी के दरबार में अमीर खुसरो भी थे ना, जिन्हें तूतिए हिंद कहते हैं? जी हाँ, अमीर खुसरो मशहूर शायर, संगीतकार, इतिहासकार। वो अलाउद्दीन के दरबारी थे। उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है उस दौर को समझने के लिए। लेकिन इतना सब करने के बावजूद अलाउद्दीन के बाद ये वंश ज्यादा चला नहीं। 1316 में उसकी मौत हुई और 1320 में वंश खत्म। हाँ, अलाउद्दीन की मौत के बाद मामला बिगड़ गया। उसका बेटा मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा, लेकिन वो कमजोर और अय्याश किस्म का शासक साबित हुआ। उसने अपने पिता के ज्यादातर सख्त नियम हटा दिए। शायद वो नियम बहुत अलोकप्रिय हो चुके थे। दरबार में फिर से गुटबाजी, साजिशें शुरू हो गईं। और फिर 1320 में खुसरो शाह नाम के एक सरदार ने, जो पहले हिंदू था और बाद में मुसलमान बना था, उसने मुबारक खिलजी को मार दिया और खुद सुल्तान बन बैठा। लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। पंजाब का गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। उसने दिल्ली पर चढ़ाई की, खुसरो शाह को हराया और मार डाला, और फिर खुद सुल्तान बन गया। और यहीं से तुगलक वंश की शुरुआत हुई और खिलजी वंश का अंत हो गया। तो कुल मिलाकर देखें तो खिलजी दौर था तो छोटा, सिर्फ 30 साल का, लेकिन दिल्ली सल्तनत और भारत के इतिहास पर इसका असर बहुत गहरा पड़ा। खासकर अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, पहली बार दक्षिण तक पहुंचना, और उसके जो अनोखे प्रशासनिक और आर्थिक प्रयोग थे, जैसे बाजार नियंत्रण, स्थायी सेना, नकद वेतन। हाँ बिल्कुल, ये सब बहुत अहम बदलाव थे।